नमस्कार दोस्तों, यूएस के द्वारा बोला गया है कि भारत के अंदर जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने डॉलर को परचेज किया है दैट इज अमाउंट टू 5% ऑफ आवर जीडीपी। मतलब कि जितनी भी हमारी जीडीपी है उसका 5% इतने अमाउंट का डॉलर आरबीआई के द्वारा परचेज किया गया। अब आरबीआई परचेज क्यों करती है? आपने देखा होगा कि जो हमारा रिजर्व है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, तो परचेज करके बेसिकली ये हमारे रिजर्व के अंदर ऐड हो जाता है। तो इसी की वजह से यहां पर यूएस ने भारत को करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट के अंदर कंटिन्यू रखा है। तो यहां पर आपके मन में कई सवाल आ सकते हैं कि करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट होता क्या? कंटिन्यू रखने का मतलब क्या हुआ कि भारत पहले से इसके अंदर था? बिल्कुल, भारत पहले से इसके अंदर था, पिछले बार इसको रखा गया था और इसको अभी कंटिन्यू रखा गया है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, क्राइटेरिया क्या होता है और कौन से देश इसके अंदर हैं, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल, जब भी आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या फिर एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। तो यूएस की जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट का मतलब जैसे हमारे देश के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वैसे ही वहां पर ट्रेजरी डिपार्टमेंट है। तो उन्होंने कहा है कि भारत को वो कंटिन्यू करेंगे अंडर दी करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा आगे ये है क्या, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो लिस्ट है ये सेमी एनुअल रिपोर्ट के तहत जारी की जाती है। मतलब साल में 2 बार ये लिस्ट निकाली जाती है और वहां की जो पार्लियामेंट है, कांग्रेस, उनको ये सबमिट किया जाता है। तो इसी के अंदर ये चीज पता चला। इसका मेन रीजन क्या है रखने का? जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने बोला है कि आरबीआई ने 5% ऑफ आवर जीडीपी, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि हमारी जीडीपी का मतलब क्या है, हमने कितने वर्थ के गुड्स बनाए, गुड्स एंड सर्विसेज बनाए। सपोज मैं कहता हूं कि 100 रुपए के हमने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए एक साल के अंदर, ठीक है, तो इसका 5% मतलब 5 रुपए का जो वर्थ का डॉलर है वो आरबीआई ने परचेस कर लिया है। इसी की वजह से यहां पर जो है भारत को डाल दिया गया है, किसमें? इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर। वैसे थ्रेशोल्ड बताया जाता है 2%, मतलब अमेरिका कहता है कि आप मैक्सिमम 2% ऑफ योर जीडीपी, ठीक है, जीडीपी किसकी? अमेरिका की जीडीपी नहीं, भारत की जीडीपी। तो 2% ऑफ दिस जीडीपी, इतना तक आप खरीद सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा खरीदोगे तो हम आपको इस लिस्ट के अंदर डाल देंगे। और ये लिस्ट में एक और चीज याद रखना कि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। सबसे पहले दिसंबर 2018 में भारत को डाला गया, फिर 2019 में हटा दिया गया था, लेकिन वापस से दिसंबर 2020 में यहां पर डाल दिया गया था। और दिसंबर 2020 में डालने के बाद वापस से अभी कंटिन्यू रखा गया। वैसे रूल ये कहता है कि एक बार यहां पर वॉच लिस्ट के अंदर कोई कंट्री आ जाता है तो 2 बार कंटिन्यूअसली उसको रखा जाता है। तो हो सकता है मे बी दिसंबर 2021 आते आते वापस को भारत को इससे हटा दिया जाएगा या फिर कंटिन्यू रखा जाएगा, वो समय बताएगा। लेकिन यहां पर सबसे पहला आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये करेंसी मैनिपुलेटर का मतलब क्या होता है? इसके नाम से समझो, करेंसी मैनिपुलेटर मतलब कि $1 इक्वल्स टू इस समय कितना है? 75 है, 70 है, 76 है, जो भी है, इसको आरबीआई मैनिपुलेट कर रही है। मैनिपुलेट करने का मतलब यह हुआ कि आरबीआई इसको हो सकता है 75 से 80 ला सकती है, हो सकता है कि 75 से इसको 70 ला सकती है। मतलब कि आरबीआई जब डेलिबरेटली इसको मैनिपुलेट करती है, चेंज करती है $1 इक्वल्स टू 75 से 76 या 74, इसको हम मैनिपुलेशन कहते हैं। लेकिन ये जो वॉच लिस्ट है इसके अंदर मैनिपुलेशन का स्पेसिफिक अगर मैं आपको मतलब बताऊं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहता हूं $1 इक्वल्स टू 70 है तो आरबीआई इसको जानबूझ के डी वैल्यू कर रही है। डी वैल्यू का मतलब ये हुआ 70 से 74 ले आई, फिर 75 ले आई, 76 ले आई। मतलब कि क्या हो रहा है, यहां पर हमारी जो रुपी है वो कमजोर होते जा रही है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा कि आरबीआई ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि ज्यादातर हमारे पब्लिक के परसेप्शन में यही होता है ना कि रुपए तो एकदम मजबूत होना चाहिए, $1 इक्वल्स टू 40 हो जाना चाहिए, 30 हो जाना चाहिए। लेकिन आपको समझना है कि यहां पर हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर रुपए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। और हम क्या बात करते हैं कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, अगर भारत को यहां पर और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स क्रिएट करनी है तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि आपको पता होगा एप्पल, वॉशिंगटन एप्पल के बारे में आपने सुना होगा, वो हम भारत के अंदर मंगाते हैं। सेम उसी प्रकार से हमारे देश के अंदर जो ऑरेंज है, नागपुर का ऑरेंज है, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस के अंदर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम ऑरेंज का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज कोई एक्सपोर्टर है, मैं हूं, आप हो, कोई भी है, जो कि हम ऑरेंज जो है अमेरिका भेजते हैं। तो अभी के लिए सपोज मैं कहता हूं, एग्जांपल सुनना, अभी के लिए $1 इक्वल्स टू 50 रुपीज चल रहा है एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। तो यहां पर अगर अमेरिका में बैठे हुए किसी व्यक्ति को 1 किलो एप्पल चाहिए और 1 किलो एप्पल का प्राइस भी इस समय
₹50 है, मान के चलो 1 किलो ऑरेंज का प्राइस ₹50 है, हम मान के चलते हैं। तो यहां पर अगर यूएस के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है, उसको 1 किलो ऑरेंज चाहिए यहां पर, तो वो क्या करेगा, उसको कितना पे करना होगा, उसको 50 चाहिए, तो उसके लिए उसके पास रुपी तो है नहीं, तो डॉलर में देगा वो, तो उसको कितना देना है, यहां पर $1 देना है 1 किलो ऑरेंज खरीदने के लिए। अब सपोज मैं एग्जांपल के तौर पर कहता हूं कि ये प्राइस अभी इतना ही है, ₹50 पर केजी ही चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर आरबीआई ने मैनिपुलेट कर दिया, $1 इक्वल्स टू 50 से हम ले आए इसको 75 पर। अब आप खुद सोच के देखो, यूएस में वही सेम व्यक्ति को 1 किलो ऑरेंज खरीदने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, $1 नहीं, अब उसको सिर्फ 0.75 सेंट्स, ठीक है, जैसे हमारा पैसे होते हैं $1 इक्वल्स टू 100 सेंट्स होता है, तो यहां पर अब उसको $1 से कम पेमेंट करना है। इसका मतलब यूएस के लिए भारत के अंदर परचेस करना चीप हो गया, प्राइस तो उतना ही है भारत के अंदर, लेकिन क्योंकि आरबीआई ने इसको मैनिपुलेट कर दिया, इसके लिए वहां पर चीप हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि यूएस जो है वो अपने डोमेस्टिक मार्केट में ना खरीद कर, उनके लोग वहां पर ना खरीद कर भारत से ये ऑरेंज मंगाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी की वजह से क्या होगा कि अमेरिका के लिए तो डेफिसिट बढ़ जाएगा ना, क्योंकि अमेरिका को क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है इंडिया से, तो ये प्रॉब्लम होता है। इसी को कहा जाता है करेंसी मैनिपुलेटर। यूएस का कहना है कि अगर आप इसको ये जो मैनिपुलेट करते हो करेंसी को, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा इंपोर्ट कराना पड़ता है और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये जो लिस्ट है, मैं आपको बताऊंगा और कौन कौन है इसके अंदर, ये क्या क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया होगा ना कि इस क्राइटेरिया के बेसिस पर यूएस डिसाइड करता है कि इस देश को इसके अंदर रखना है, इस लिस्ट के अंदर इसको नहीं रखना है। तो बेसिकली इसके अंदर 3 क्राइटेरिया फॉलो किए जाते हैं, वो 3 क्राइटेरिया आप अच्छे से समझिए। सबसे पहले यहां पर भारत और यूएस के बीच में कितना बायलैटरल ट्रेड है, ठीक है, इंडिया और यूएस के बीच में, दोनों देश के बीच में कितना ट्रेड हो रहा है। अगर भारत का ट्रेड सरप्लस $20 बिलियन से ज्यादा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर हमारा ट्रेड सरप्लस $20 बिलियन से ज्यादा है, मतलब कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, $20 बिलियन और ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो यहां पर ये एक क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा। अगर ये इससे ज्यादा होता है तो हमें करेंसी वॉच लिस्ट के अंदर, मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट के अंदर डाला जा सकता है। दूसरा, आप ध्यान रखिए, करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ एटलीस्ट 3%। अब देखना, ये मैं सिर्फ यूएस के बेसिस पर नहीं कह रहा हूं, ओवरऑल टोटल अगर आप देखोगे, करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ एटलीस्ट 3%, मतलब कि जितने भी देशों के साथ हम ट्रेड करते हैं पूरे विश्व में, और हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट कम कराते हैं, जिसकी वजह से हमारा सरप्लस होता है, हमारे पास डॉलर ज्यादा आ रहा है देश के अंदर, और ये कितना ज्यादा है, 3% ऑफ आवर जीडीपी से ज्यादा है, तो ये वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल हो जाएगा। और तीसरा क्राइटेरिया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, नेट परचेजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब देखो क्या होता है कि आरबीआई जो है कि या फिर किसी भी देश की जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, तो हमारे देश में आरबीआई है, तो चीजों को सप्लाई और देखती रहती है करेंसी को लेकर। तो यहां पर अगर आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से डॉलर को खरीद लेती है बहुत ज्यादा, कितना ज्यादा, 2% ऑफ आवर जीडीपी। मैंने अब आपको एग्जांपल दिखा दिया था स्टार्टिंग में ही कि अगर हमारी जीडीपी 100% है और यहां पर आरबीआई ₹3 के डॉलर परचेस कर रही है, ठीक है, यहां तो मैं जस्ट एग्जांपल में समझाने के लिए बोल रहा हूं, वैसे तो ये अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहां पर अगर 2% ऑफ आवर जीडीपी से ज्यादा डॉलर खरीदती है आरबीआई, तो ये क्राइटेरिया भी फुलफिल हो जाएगा। अब यहां पर एक और चीज याद रखिएगा कि आरबीआई डॉलर क्यों खरीदेगी, आप खुद सोचो। आरबीआई डॉलर इसलिए खरीदेगी कि मार्केट के अंदर क्या होता है कि डॉलर बहुत ज्यादा आ जाता है। डॉलर कैसे आता है, इनफ्लो आता है, आपने सुना होगा ना, एफडीआई हो गया, एफआईआई हो गया, बहुत सारी चीजों के माध्यम से देश के अंदर बहुत सारा डॉलर आ रहा है। तो देश के अंदर डॉलर काफी ज्यादा हो गया है रूपी के मुकाबले, इसकी वजह से रूपी हमारी स्ट्रांग होती जाएगी। लेकिन रूपी मजबूत होगी तो हमारे किसको घाटा होगा, एक्सपोर्टर को घाटा होगा। लेकिन आरबीआई नहीं चाहती है कि एक्सपोर्टर को घाटा हो, इसकी वजह से आरबीआई क्या करती है, मार्केट से शॉर्टेज कर देती है डॉलर का, आर्टिफिशियली शॉर्टेज कर देती है। कैसे, वो डॉलर खरीद लेती है और रुपये की सप्लाई कर देती है। तो इसी की वजह से यहां पर आरबीआई जो है वो खरीद बिक्री करती रहती है डॉलर्स के। तो यहां पर अगर वो नेट परचेस करती है 2% ऑफ आवर जीडीपी से ज्यादा, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है अभी यूएस ट्रेजरी की, उन्होंने भारत को लेकर क्या कहा है। सबसे पहले तो इन्होंने द्वारा यह बोला क्या कि जो 5 बड़ी मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, वियतनाम, स्विट्जरलैंड, ताइवान, इंडिया, सिंगापुर, इन सबको यहां पर जो है इसके अंदर रखा गया है, वॉच लिस्ट के अंदर रखा गया है। सॉरी, ये नहीं बोला है कि सबको रखा गया है, वो मैं आपको बताऊंगा इस लिस्ट के बारे में। लेकिन इनके द्वारा यह बोला गया कि ये जो देश हैं, इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज
मार्केट के अंदर जानबूझ के इंटरवेंशन किया है ताकि वो अपने करेंसी को नीचे रख सकें, कम रख सकें। अब भारत को लेकर स्पेसिफिकली बोला गया है कि ये जो 3 क्राइटेरिया हैं, यहां पर भारत 2 क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, जिसकी वजह से हम उनको वॉच लिस्ट के अंदर डाल रहे हैं। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि कौन से वो 2 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया उन्होंने ये बोला है कि भारत ने 5% ऑफ आवर जीडीपी कि जितना अमाउंट का डॉलर परचेज किया। अब आप देख सकते हो यहां पर 131 बिलियन डॉलर का नेट हमने मतलब आरबीआई ने परचेज किया है। आया समझ में, मतलब कि इतना अमाउंट का। और अब आप इसको 5% ऑफ आवर जीडीपी कैसे हुआ, जैसे कि 2020 में आपको पता होगा जीडीपी हमारी कम हो गई थी, नेगेटिव में जा रही है, तो 2.6 ट्रिलियन डॉलर के आसपास मोस्ट प्रोबेबली होने वाला है। 2.6 ट्रिलियन डॉलर आप कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चला गया था, तो ग्रोथ नेगेटिव हो गया था। तो यहां पर 2.6 ट्रिलियन का 10% कितना हुआ, इट इज 260 बिलियन डॉलर, इजंट इट? ये हो गया आपका। तो 260 बिलियन डॉलर, अब इसका आधा कर दो आप, तो ये 130 बिलियन डॉलर होता है। तो मतलब 31 बिलियन डॉलर, मतलब मोर देन 5% ऑफ आवर जीडीपी से ज्यादा आरबीआई ने डॉलर को मार्केट से परचेज कर लिया है। तो एक तो यहां पर क्राइटेरिया ये वाला फुलफिल हो गया, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया अब आप देखिए यहां पर जो मैंने आपको बताया था ना, करंट अकाउंट सरप्लस वाला, अगर करंट अकाउंट सरप्लस 3% से ज्यादा है, ठीक है, तो यहां पर फुलफिल होता है। लेकिन भारत का कभी करंट अकाउंट सरप्लस होता ही नहीं है। 2004 में लास्ट हुआ था, और अब जाकर क्योंकि कोरोना का पैंडेमिक चल रहा था तो इंपोर्ट हम ज्यादा नहीं कराए, तो पहली बार हमारा 1.3% फॉर जीडीपी का सरप्लस हुआ है। वैसे तो होता नहीं है, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है। लेकिन तीसरा जो क्राइटेरिया है ये भी फुलफिल हो जाता है। यहां पर तीसरा क्राइटेरिया क्या था कि दोनों देश के बीच में, इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड सरप्लस 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। मतलब भारत का ट्रेड सरप्लस है, तो हमारा ट्रेड सरप्लस 2020 में 24 बिलियन डॉलर था। इसके अलावा सर्विसेज को अगर आप ऐड कर दोगे तो 8 बिलियन डॉलर तो सर्विस आ जाएंगे। तो इसकी वजह से दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, इसकी वजह से भारत को इस लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है। तो यूएस का क्या कहना है, यूएस क्या कहना चाहता है भारत को? यूएस कह रहा है कि आप ये जो डॉलर खरीदते रहते हो मार्केट से और आर्टिफिशियली अपने करेंसी को कमजोर करते रहते हो, इसको ना करो, क्योंकि यही इल्जाम चाइना के ऊपर लगता है। चाइना तो कुछ ज्यादा ही कर देता है, हमारे द्वारा कोशिश की जाती है चीजों को मेंटेन रखें। ऐसा हम नहीं करते हैं कि जानबूझ के बहुत ज्यादा डीवैल्यू कर दिए और बहुत सारा डॉलर, क्योंकि चाइना तो आप देखोगे उनके पास तो 3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का रिजर्व पड़ा हुआ है। तो यहां पर इनके द्वारा यही बोला जा रहा है कि भारत जिस तरह से एक्यूमुलेट कर रहा है, रिजर्व को बढ़ा रहा है, आप देख सकते हो हमारे पास 581 बिलियन डॉलर का रिजर्व हो गया है। 4th लार्जेस्ट कंट्री हम बन गए हैं रिजर्व के मामले में। रिसेंटली रशिया को भी हमने पीछे छोड़ दिया था। तो यहां पर हमें यह नहीं करना चाहिए, ऐसा यूएस का कहना है। ऑब्वियसली हम ऐसा यूएस का थोड़ी सुनना है। नेक्स्ट यहां पर कौन कौन से देश इस लिस्ट के अंदर आप देख सकते हो, 11 देश हैं, इन सभी के नाम आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आयरलैंड और मैक्सिको ये पिछले वाले लिस्ट के अंदर नहीं थे, इनको अभी रिसेंटली ऐड किया गया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको बोला था ना वियतनाम, स्विट्जरलैंड, ताइवान, यूएस ने कहा है कि इन्होंने भी यहां पर करेंसी मैनिपुलेट किया है, लेकिन अभी के लिए हम उनको इस लिस्ट के अंदर नहीं डाल रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में डाला जा सकता है। और लास्ट में यहां पर एक और आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अगर सपोज लिस्ट के अंदर डाल दिया तो होगा क्या? जैसे कि हमने S-400, जैसे टर्की का आपने सुना होगा, टर्की ने S-400 रशिया से खरीद लिया, तो टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया गया। तो क्या सैंक्शंस लग जाएगा अगर इस लिस्ट के अंदर डाल दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई ऐसा इमीडिएट कोई सैंक्शंस लगा देगा, प्रतिबंध हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ग्लोबल मार्केट में कह सकते हो ना कि जो इमेज है, कॉन्फिडेंस है, उसको एक तरह का डेंट पहुंचता है। कहने का मतलब है दूसरे देश हमें इस तरह से देखेंगे कि हम मैनिपुलेट करते हैं करेंसी को, तो हो सकता है कि शायद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। इसमें यूएस यही देखता रहता है, कोशिश करता है कि इन लोग को वार्निंग देते रहे कि ऐसा मत करो, एक दिखाने के लिए संकेत है, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कदम लिया जाएगा। लेकिन आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई का कहना है कि देखो, हमें जो इंटरवेंशन करना है वो हम करते रहेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा मजबूत भी नहीं होने देना है रुपए को। ये आपको ध्यान समझना है। कई लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि नहीं, रुपए बहुत मजबूत हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। रुपए बहुत मजबूत हो जाएगा तो हम जस्ट इमोशनली बेटर फील कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे, अगर हमें अपने जॉब्स को बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम कमजोर कर दो, लेकिन एक सर्टेन लेवल पर होना चाहिए ताकि एक्सपोर्टर्स को कॉम्पिटिटिवनेस मिल सके। अगर बहुत रुपए मजबूत हो जाएगा तो वापस से लोग चाइना से ही सब कुछ खरीदने लगेंगे, भारत से कोई नहीं खरीदेगा फिर। ये आपको समझना है। तो ये पूरा वीडियो था, डिटेल एनालिसिस था। आई होप कि काफी कुछ आपको जानने को इसके अंदर मिला होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं, इसको ध्यान से पढ़ना, आप एक एक सेंटेंस पढ़ना
और बहुत आसान है, बिलीव मी। देखने में थोड़ा लग सकता है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करना, दिमाग लगाना। यहां पर सिंपल मेरा ये क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, यहां पर 4 प्रकार के ट्रांजैक्शंस मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो इस कौन से ट्रांजैक्शंस के माध्यम से जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी डिमांड बढ़ती है। डोमेस्टिक करेंसी मतलब हमारे लिए डोमेस्टिक करेंसी कौन सी है, रूपी है। तो हमारी रूपी की डिमांड कौन से ट्रांजैक्शंस की वजह से बढ़ती है, ये आपको बताना है। बेस्ट पॉसिबल आंसर आपको चुनना है इसके अंदर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है आपको मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।